हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपने सुचारू रूप से करते होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो एक नया टॉपिक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर को देखते हुए आज हम बात करेंगे क्या क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में आखिर लोकसभा और राज्यसभा में किस प्रकार से यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहले इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, क्या आपको लोकसभा और राज्यसभा में अंतर वहाँ डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा लोकसभा और राज्यसभा का दो चार फैक्ट जो होता है उसी को पूछा जाएगा। अगर बशर्ते लोकसभा और राज्यसभा के बीच अगर आपको अंतर पूछ लिया भी जाए तो आपको हम 8-9 ऐसे अंतर बताएंगे जो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, आप वहाँ आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अधिक संभावना रहती है लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत दो चार इसमें फैक्ट वाले सवाल होते हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है। तो इसका हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में अंतर करते हुए इसका जो दो चार फैक्ट होता है उसे जान लेंगे और कौन कौन से सवाल को अभी तक पूछा गया है उसे वीवीआई लगा के याद करेंगे। इससे पहले भी दो चार लेक्चर हमारा क्लास 12 के पॉलिटिकल पर आ गया है, तो आप उसे हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से आज लोकसभा और राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इन दोनों का अंतर पर हम लोग बात करते हुए ही दोनों में जो फैक्ट है जरूरी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है हम लोगों का, क्या लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिक द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित किया जाता है। यानी कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वह भारतीय नागरिक को द्वारा वयस्क मतदान से, यानी कि 18 साल से ऊपर वाले जितने भी हमारे देश में नागरिक हैं जिसे मतदान करते हैं उसे ही हम लोग वयस्क मतदान कहते हैं। तो क्या है, क्या लोकसभा के सदस्य भारतीय नागरिकों द्वारा वयस्क मतदान से निर्वाचित किए जाते हैं। याद रखना है, लोकसभा का जो सदस्य निर्वाचित होता है वह आपका 18 साल के ऊपर या 18 साल के जो व्यक्ति हैं वह अपना मतदान जो देते हैं उसी से हमारा लोकसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होता है। लेकिन आपको राज्यसभा में जो सदस्य होता है वह राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो पहला अंतर ये हो गया, क्या लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होता है वह वयस्क मतदान से चुना जाता है और राज्यसभा में क्या होता है, क्या राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होता है वह राज्यसभा के सदस्य को चुनता है। आई होप आपको जो पहला जो हमारा अंतर है वह पूरा अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो गया। और दूसरा आपका अंतर है, क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यानी कि 6 वर्ष का होता है। ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आप सभी को पता रहता है कि लोकसभा राष्ट्रपति प्रधान में कितने कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष का, और आपको वहाँ पूछ लेता है राज्यसभा का, राज्यसभा में भी आप 5 वर्ष मार के आ जाते हैं, वहीं पर आपका गलती हो जाता है। तो ये दोनों सवाल को वीवीआई के तौर पर याद रखेंगे और आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या लोकसभा के कार्यकाल का सदस्य कितने साल का होता है, तो 5 साल का होता है। वहीं राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। बस एक ही डिफरेंट है, क्या लोकसभा का 5 साल कार्यकाल होता है यानी कार्य करने का समय, और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्य करने की समय की बात करें तो वो आपका 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा के अंतर्गत क्या होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि इसके राज्यसभा में जो 6 वर्ष का कार्यकाल का वर्ष होता है इसके अंतर्गत क्या होता है, एक वर्ष में क्या है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य होता है उसका 1/3 सदस्य 2 वर्ष में वह सेवानिवृत्त हो जाता है। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, यहाँ क्या लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, उनके सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष का। ठीक है, तो 2 अंतर हो गया। अब है हमारा क्या तीसरा अंतर, क्या लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना है। लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, तो 552 याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, 552 कितना है, 552। और जहां आपको हम वीवीआई बता रहे हैं वो एग्जाम में पूछा गया है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। क्या लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, 552, और राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना है, 250।
याद रखना है लोकसभा का आपका कितना था अभी 552 और राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है 250। ये हो गया आपका तीसरा अंतर, लोकसभा 552 और राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य शामिल होगा वो आपका 250 यानी कि 250। चौथा आपका अंतर है धन विधेयक। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। 14 दिन तक राज्यसभा यदि धन विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देती है तो इसे स्वतः पारित मान लिया जाता है। देखिए क्या है, क्या धन विधेयक जो है, धन का जो विधेयक होता है, अगर विधेयक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप वीडियो पर कमेंट कर दे, आपको विधेयक से संबंधित भी आपको हम लेक्चर में उसमें अच्छी प्रकार से समझा देंगे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है क्या लोकसभा और राज्यसभा से कौन कौन सा सवाल पूछता है वो आपको समझाना क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में बोर्ड की तरफ से। लेकिन ये समझ में या थोड़ा बहुत समझ लिए क्या धन विधेयक को केवल जो है वह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। अगर 14 दिन के अंतर्गत राज्यसभा यदि धन विधेयक पर अपनी सहमति दे या नहीं भी दे तो हमारा ये धन विधेयक जो है लोकसभा के द्वारा स्वतः पारित हो जाएगा। और धन विधेयक का संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। याद रखना है धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो आप यहां देख ही रहे हैं कि 14 दिन के अंतर्गत यदि धन विधेयक पर अपना सहमति दे या भी ना भी दे तो तब पर भी जो है हमारा धन विधेयक स्वतः पारित हो जाता है। इसका सिंपल सा अर्थ है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया आपका चौथा अंतर। अब समझिए आपका पांचवा अंतर क्या है, क्या लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस सवाल को आप वीवीआई लगाकर याद करेंगे। क्या लोकसभा का बैठक की जो अध्यक्षता की जाती है वह लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन होता है। याद रखना है लोकसभा का बैठक का जो अध्यक्षता करता है वह होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह एब्सेंट अर्थात अनुपस्थिति में रहता है तो उसका जो उपाध्यक्ष होता है वह लोकसभा में पीठासीन होता है। लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा में किसके द्वारा की जाती थी कि लोकसभा में किसके द्वारा की गई तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन राज्यसभा में किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है तो वह उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखना है कई बार एग्जाम में पूछा है क्या राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति करते हैं। यहाँ क्या है कि राज्यसभा में अगर उपराष्ट्रपति अपनी अध्यक्षता में अनुपस्थिति रहता है तो इस कार्य को उपसभापति करता है। और वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन अगर वह अनुपस्थित या एब्सेंट रहता है तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष लोकसभा में पीठासीन होता है। यह हो गया आपका चौथा अंतर, यानी कि लोकसभा बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर उसका अनुपस्थिति रहेगा तो उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन करेगा। और राज्यसभा में बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा और उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य उपसभापति करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या लोकसभा निम्न सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है। कई बार पूछा गया है क्या इनमें से कौन सा निम्न सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है लोकसभा का जो निम्न सदन होता है वह होता है आपका जो निम्न सदन होता है वह होता है लोकसभा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इनमें से कौन निम्न सदन है तो याद रखना है लोकसभा जो है आपका निम्न सदन या आम जनता का सदन भी आपको लोकसभा का ही कहा जाता है। लोकसभा उच्च सदन या यहाँ आपका राज्यसभा होगा, याद रखेंगे, मिस्टेक ये थोड़ा ये प्रिंटिंग का, ठीक है। तो याद रखेंगे राज्यसभा जो है उच्च सदन या राज्यों की परिषद कहा जाता है। लोकसभा जो है आपका वह निम्न सदन या आम जनता और राज्यसभा आपका उच्च सदन या राज्यों का परिषद। याद रखना है दोनों में क्या अंतर है कि लोकसभा निम्न सदन या आम जनता और राज्यसभा आपका उच्च सदन या राज्यों का परिषद। ये हो गया आपका अंतर। नेक्स्ट आपका अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, क्या लोकसभा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है, लोकसभा में अगर केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यदि कोई मंत्री
यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, लोकसभा में अगर कोई केंद्रीय कैबिनेट का मंत्री कोई विधेयक पेश करता है और वह विधेयक पारित नहीं होगा तो पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। यह बात को आपको याद रखना है। वहीं अगर राज्यसभा के अंतर्गत बात करें, क्या राज्यसभा में अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है और वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। तो सबसे बड़ा अंतर यहाँ ये हो गया, क्या लोकसभा में अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है, अगर वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो आपका लोकसभा में पूरा कैबिनेट का जो मंत्री रहता है उन सभी को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन आपका राज्यसभा में क्या है, अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश करे और उसमें आपका वो विधेयक पारित नहीं हो, अर्थात राज्यसभा में पारित नहीं भी हो, तो पूरी कैबिनेट को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। आई होप आपको ये जो डिफरेंट है वो पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। याद रखना है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य के द्वारा। और किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्या लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य को। अब आपको दिमाग में आया हुआ कि ये आंग्ल भारतीय क्या है, तो समझिए आंग्ल भारतीय क्या है। संविधान में अनुच्छेद 366 के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पूर्वज यूरोपियन के वंश के हो। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हो और भारतीय मूल के हो। तो आपको याद रखना है, क्या हमारा जो एंग्लो इंडियन है वो क्या है? क्या संविधान के अनुच्छेद 366 के 2 के अंतर्गत यह कहा गया है क्या एंग्लो इंडियन भारत ऐसा व्यक्ति को कहा जाएगा जो भारत में रहता हो, जिसका पिता या कोई पुरुष उसका पूर्वज यूरोपियन के वंश के होगा। और इसका शब्द मुख्य रूप से यहाँ ये हो रहा है क्या ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हैं। तो आपका एंगल समुदाय का लोग वह हो जाएगा क्या जिसका पूर्वज अगर वो हो गया यूरोपियन अर्थात अंग्रेज का हो गया, अंग्रेज का जिसका माता की बात करें या पिता की बात करें, कोई भी उसका अंग्रेज हो गया, अगर उसका बच्चा जो होगा वही आपका एंग्लो इंडियन होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि उसका कोई भी वंशज बाहर का हो और उसका और यानी कि मान के चलिए उसका पिता जो है यूरोपियन है और उसकी माता क्या है? इंडियन है। तो इसका जो आपका संतान उत्पत्ति होगा वो आपका हो जाएगा एंग्लो इंडियन। और एंग्लो इंडियन को भारत यानी कि लोकसभा में कितना राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 2 सदस्य को एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का 2 सदस्य मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो आंग्ल भारतीय क्या है वह समझ में आ गया होगा। लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्र से 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। देखिए यहाँ अंतर क्या हो रहा है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितना को मनोनीत किया जा रहा था? 2 आंग्ल भारतीय को। लेकिन राज्यसभा की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा कला, शिक्षा, समाज सेवा एवं खेल जैसे क्षेत्र यानी कि शिक्षा का क्षेत्र हुआ, समाज सेवा का क्षेत्र हुआ या खेल हुआ, जिससे संबंधित क्षेत्र से आपका 12 सदस्य को मनोनीत करेगा। कहाँ 2 और कहाँ 12? लोकसभा में 2 ही सदस्य, लेकिन राज्यसभा में आपको 12 सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। अब आपका सबसे अंतिम आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है? याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितने वर्ष रखी गई है? तो 25 वर्ष। वहीं राज्यसभा के सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष निर्धारित
की गई है। तो इस प्रकार से हमारा जो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर था वो आपको पूरी अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पर को लाइक कर दें और वीडियो पर कमेंट कर हमें अवश्य बताएं कि वीडियो कैसे लगे, और जिस चैप्टर से आपको वीडियो चाहिए वीडियो पर कमेंट कर दें, आपको वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसी प्रकार के वीडियो चाहिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन वो प्रेस कीजिए, उसे ऑल पर सेट कर दीजिए, तो आपको हमारी वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो एक बार आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट था जिसे आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है कि लोकसभा का सदस्य भारतीय नागरिक द्वारा चुना जाता है और राज्यसभा के सदस्य द्वारा विधानसभा के सदस्य के द्वारा चुना जाता है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या 552 होता है और राज्यसभा का अधिकतम संख्या कितना होता है? 250 होता है। याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं कि लोकसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। और राज्यसभा के बैठकों का अध्यक्ष किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा को निम्न सदन या आम जनता का सदन कहा जाता है और राज्यसभा को आपको उच्च सदन या राज्यों का परिषद कहा जाता है। लोकसभा में कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है, अगर वह विधेयक पारित नहीं हो पाता है तो वह पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अगर राज्यसभा में वही कैबिनेट मंत्री द्वारा यदि कोई विधेयक पेश हो और वह पारित नहीं भी हो तो राज्यसभा में सदस्यों पूरा कैबिनेट सदस्य को इस्तीफा नहीं देना पड़ता है। और याद रखना है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई। तो आई होप आपको ये पूरी ऑब्जेक्टिव जो हमारा सेशन था वो पूरी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।